हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक जो रहने वाला है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर जो अपन ने डिस्कस करा था दैट वाज बेसिक डेफिनेशंस अपन ने डिस्कस करी, ऑफर एक्सेप्टेंस की, एंड उसके अलावा सेक्शन 10 के अंदर जो अपन को असेंशियल्स दिए गए हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो अभी तक अपन ने डिस्कस करा। आज की क्लास में जो अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक दैट वुड बी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी इन्फोर्सिबिलिटी अलग अलग तरीके से रहती है। सो उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सेंस में मतलब ये हो जाएगा, जो अपन ने ऊपर सेक्शन 10 के अंदर असेंशियल्स पढ़े, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारे असेंशियल्स प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ must fulfill all essentials under section 10: lawful offer acceptance, consideration, free consent, capacity, lawful object, etc. A agrees to sell his bike to B for rupees 50,000, B accepts। so ये अपन कॉमन एग्जांपल जो लेते हुए चल रहे हैं, तो ये हो गया आपके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपको बताया गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे जाकर अपन को एक चीज बताई जाएगी दैट इज वॉइड एग्रीमेंट ऑल्सो। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि एग्रीमेंट तक की स्टेज तक रह गया, उसकी कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिक ये हो जाता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो वो वैलिड था, अब ड्यू टू चेंज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वो हो जाएगा आपके लिए void contract. A contract which was valid when made but ceases to be enforceable due to subsequent impossibility or change in law, that is valid initially and becomes void later. A contracts to export rice to another country, later export is banned by the government, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक्सपोर्ट करने के लिए राइस को, दैट वाज वैलिड, एंड लेटर ऑन गवर्नमेंट ने आपका एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। नेक्स्ट चीज जो अपन को बताई गई है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। ना वॉइड एग्रीमेंट एज द वर्ड सजेस्ट एग्रीमेंट तक की स्टेज तक ही रुक गया, तो इसकी कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, वो शुरू से ही गलत माना जाता है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग लैक्स इन्फोर्सिबिलिटी, दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से इन्फोर्सिबल नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल हो गया एग्रीमेंट विद अ माइनर, यानी माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट करा, क्योंकि माइनर क्वालिफाइड नहीं है या अपन कह सकते हैं कंपिटेंट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सो माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी तक रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस, जैसा अपन ने ऊपर भी डिस्कस करा था, contract which is enforceable at the option of one or more party but not at the option of other or others is known as voidable contract। अब इसका मतलब अगर अपन समझे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक सेंस में मतलब ये हो जाता है, अगर मैंने आपसे डरा धमकाकर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, आपसे साइन करवा लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सोचो कि मेरी प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं बिक रही थी, इन्होंने ले ली, बढ़िया है, मेरे पीछा छूटा, सो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं करी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज उसके खिलाफ जाकर कंप्लेन फाइल करना, एंड कंप्लेन फाइल करने से होगा ये, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाह रहे हैं, वॉइड। सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, यानी जिसके साथ जोर जबरदस्ती की गई या जिसके साथ गलत हुआ, उस पार्टी को बेसिकली अपन बोल सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी। सो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल है या आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। सेक्शन 2I, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स arises due to lack of free consent, that is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। ए इज कोर्स्ड टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ही में अवॉइड इट, यानी उसको डरा धमका के आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, वो चाहे तो वैलिड मान ले, वो चाहे तो उसको कैंसिल कर दे। नेक्स्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट।
नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड बट इम्प्लाइड फ्रॉम सेक्शन 23 दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी लॉ में स्पेसिफिकली मना किया हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। पनिशेबल वॉइड ab initio, कोलेटरल एग्रीमेंट ऑल्सो वॉइड। कोलेटरल एग्रीमेंट्स का मतलब ये हो जाता है उस पे डिपेंडेंट जो एग्रीमेंट है वो भी गलत माने जाएंगे। एग्रीमेंट टू स्मगल गुड्स, यानी स्मगलिंग करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा क्योंकि स्मगलिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट otherwise valid but cannot be enforced due to technical defect, that is absence in writing, registration or stamping. For example, आपने किसी को कोई जमीन बेची या कोई घर बेचा, अब अगर वो सेल एग्जीक्यूट करवानी है या प्रॉपर माननी है तो उस पर्टिकुलर केस में साइनिंग एंड स्टैंपिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी चीज मिसिंग है तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, यानी ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ओरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये आपका हो जाएगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बेसिस जो अपन को बताया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, यानी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आ जाता है आपके लिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर बनाए गए हैं, दैट इज ओरल और रिटन। दैट इज सेक्शन 9 टर्म्स आर स्टेटेड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, clearly stated and communicated, example written employment agreement. नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए implied contract. Now implied contract section 9 में अगेन डिफाइंड है, टर्म्स इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी आपके हाव भाव से ऐसा पता चलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इसका एग्जाम्पल अगर अपन ले, आप एक रोड पे खड़े हैं एंड आपके सामने से एक ऑटो जा रहा है, आपने ऑटो को हाथ दिखाया, ऑटो रुक गया, आप ऑटो में बैठे, उसने आपसे जगह पूछी, आपने जगह बताई, उसने आपको वहां पर ड्रॉप कर दिया। अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, आप पैसे देने के लिए मना कर रहे हो, तो सवाल आता है क्या आप पैसे देने के लिए मना कर सकते हो? सो द आंसर वुड बी नो, रीजन बीइंग आपने उसकी सर्विसेज यूज करी हैं। अब आप ये कहें कि मैंने बोला थोड़ी ना था कि मुझे ड्रॉप कर दो एक पर्टिकुलर जगह पे, मैं तो हाथ हिला रहा था, ये रुक गया, मैं बैठ गया। सो दैट इज बाय योर कंडक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। That is not in words, formed by behavior or circumstances, that is taking a seat in a bus implies promise to pay fare. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लिए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर अपन डेफिनेशन समझना चाहें, अगेन ये सारे चैप्टर्स आगे जाकर आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब ये हो जाता है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं रोड पे, आपको किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिला, आपने वॉलेट उठाया एंड ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश करी। इसमें आपका इंटेंशन सामने वाली पार्टी को, क्योंकि आप जानते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं था, बट लॉ की वजह से आपके और उस पार्टी के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी किसी के नुकसान से दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। इस चीज या इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए आपने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। इसका सेक्शन दे रखे आपको 68 से लेकर 72 तक। Based on equity and justice, no offer and acceptance, supplying goods to a minor's family which are necessary, supplier can recover payment, यानी अगर आप माइनर को नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो तो आप उसकी एस्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हो। अगर उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ चीज सप्लाई कर रहे हो, उसका पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी के अंदर अपन को बताया गया है, दैट इज tacit contract is a contract which is implied from the conduct of parties and not from oral or written words, covered under section 9. अब इसका मतलब क्या हो जाता है, यूजिंग अ पब्लिक बस एंड पेइंग अ फेयर, या अपन कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं,
सो ऑटोमेटिकली आपके एंड बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इवन दो हो सकता है जिस एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो आपके बैंक का या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका एटीएम ना हो, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, दैट इज टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपको बताया गया है दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी एंड वेरी प्रिविलेंट नाउअडेज। ई कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पहले रिकॉग्निशन नहीं थी, बट अब क्योंकि मोस्टली सारे ट्रांजैक्शन आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपने ई कॉन्ट्रैक्ट को रेलेवेंस दे दिया एंड अप्रूवल दे दिया अंडर द आईटी एक्ट 2000। An e-contract is a contract formed through electronic means such as email, website or mobile application. Section that is recognized under Information Technology Act 2000, read with Indian Contract Act 1872. Formed online, offer an acceptance via electronic mode and valid and enforceable. Time and place is governed by IT Act. Purchasing goods from an online shopping website आपका example है e-contracts का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपको बताया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बताया गया एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब ये हो जाता है आपकी जो भी ऑब्लिगेशंस थी, जिम्मेदारी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपने परफॉर्म कर दी। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। Both parties have completely performed obligation, nothing remains to be done. A sells goods to B and pays the price. A ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी यानी सामान दे दिया, एंड B ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी दैट इज पैसा दे दिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपको बताया गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस इज ड्यू ऑन बोथ साइड और वन साइड, यानी आपकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, दोनों की बाकी है तो बायलेटरल, सिंगल पार्टी की बाकी है तो यूनिलेटरल। Can be bilateral or unilateral executory. A agrees to deliver goods next week, B agrees to pay for after delivery, यानी दोनों की परफॉर्मेंस बाकी है तो ये बायलेटरल हो गया। अब A अगर सामान दे देता, B पैसा बाद में देता, तो A की तरफ से एग्जीक्यूटेड हो गया एंड B की तरफ से एग्जीक्यूटरी। अपन कह सकते हैं एग्जीक्यूटरी के अंदर यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी का एग्जांपल ये हो गया। अब यूनिलेटरल, ओनली वन पार्टी हैज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, अदर पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। Usually reward type contracts, lost dog reward notice, finder can claim reward. Next, bilateral contract, both parties have reciprocal obligation, mutual promises remain to be performed, sale agreement with future delivery and payment. तो ये आपका एग्जीक्यूटरी बट वो बायलेटरल की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला आ जाता है आपका फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड लीगल फॉर्म। सिंपल में कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, मे बी ओरल और इवन रिटन। नेक्स्ट, वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल्स वैलिड अंडर सेक्शन 10। सो बेसिकली फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट चलता है, सिंपल में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं चलता। आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको जो एसेंशियल चीजें लगती है उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहने वाला है दैट इज ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ना ऑफर की डेफिनेशन जैसा अपन ने डिस्कस करा, जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बता रहा है कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए, दैट इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट फ्रॉम अनदर, यानी सामने वाली पार्टी से जवाब लेने के लिए अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो वो ऑफर की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अब अपन को टाइप्स ऑफ ऑफर बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला बताया गया है दैट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब ये हो जाता है ऑफर दैट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड उसको एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है। केस लॉ यहां पर अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। केस लॉ जो यहां पर अपन को बताया जाएगा दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। सिंपल भाषा में अगर इस केस लॉ को समझे तो कंपनी ने एक रिवॉर्ड अनाउंस करा कि हम एक दवाई बना रहे हैं एंड उस दवाई के कंजम्पशन के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर कोई भी इंसान, अगेन अगर कोई भी इंसान इस दवाई को एज पर
जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस तरीके से कंज्यूम कर लेता है एंड उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो हम ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड उसको देंगे। एक लेडी थी कार्लिल, उसने वो दवाई कंज्यूम करी, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ, वो कंपनी के पास गई रिवॉर्ड क्लेम करने, कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमने आपको ऑफर थोड़ी ना दिया था। अब ये केस गया कोर्ट में एंड कोर्ट ने कहा कि आपने कहा था किसी को भी ये दवाई कंज्यूम करने के बाद ये बीमारी नहीं होगी, अब किसी को भी में ये भी इंक्लूडेड है, आपने जनरल ऑफर दिया था। सो अब पढ़ते हैं केस लॉ, फिर अपन प्रोविजन डिस्कस करेंगे जनरल ऑफर का। कंपनी एडवर्टाइज्ड £100 reward to anyone who contracted influenza after using the smoke ball as prescribed. Mrs. Carlyle used it as directed but still caught influenza. Held advertisement was valid general offer and accepted by her conduct. क्योंकि उन्होंने दवाई कंज्यूम कर ली, तो अब अगर उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो कंपनी को कंपनसेशन या रिवॉर्ड जो उन्होंने अनाउंस करा था वो देना पड़ेगा। मीनिंग क्या हो जाता है? एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन. Acceptance can be given by any person who fulfills the conditions stated in the offer. Legal effect: once conditions are fulfilled, a binding contract arises even if the acceptor has not directly communicated acceptance beforehand. Example: A publishes an advertisement offering 5,000 to anyone who finds his lost dog. B finds and returns the dog, valid acceptance by conduct. तो अब आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर आ जाता है आपके लिए स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर आप पब्लिक एट लार्ज को दे रहे थे, स्पेसिफिक ऑफर आप स्पेसिफिक कुछ एक कैटेगरी ऑफ पीपल या एक पर्टिकुलर आदमी की तरफ ही वो ऑफर दे रहे हैं, यानी आपने स्पेसिफिकली एक ने, फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर पर्सन बी को ऑफर दिया, दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक ऑफर। एन ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स। Acceptance can be made only by that specific person or group to whom the offer is made. यानी जिसको ऑफर दिया सिर्फ वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। जनरल में आपने जनरल पब्लिक को दिया, उसका एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है। A offers to sell his car to B for ₹3 lakh. Only B can accept if C tries to accept, no contract arises. नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ये हो जाता है आपने सिमिलर ऑफर दे दिया इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। एग्जाम्पल: ए ने बी को बोला कि मैं मेरी गाड़ी 50,000 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, उसको नहीं पता था, एंड बी ने भी ए को सेम ऑफर भेज दिया कि मैं आपकी गाड़ी 50,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो दोनों पार्टीज ने आइडेंटिकल ऑफर दिया इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर क्रॉस ऑफर. When two persons make identical offers to each other at the same time in ignorance of each other's offer. Legal effect: there is no contract because an offer cannot be acceptance. Each party's offer need to be accepted by the other. यानी दोनों ने एक दूसरे को ऑफर ही दिया, अभी तक एक्सेप्टेंस कहीं पे भी नहीं हुआ, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर। असेंशियल चीज इसके अंदर ये हो जाती है सिमिलर ऑफर होना चाहिए एंड अबाउट सेम टाइम पे होना चाहिए इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, यानी आपको नहीं पता होना चाहिए सामने वाली पार्टी भी सिमिलर ऑफर दे रही है। A offers by letter to sell his horse to B for 5,000 at the same time. B writes to A offering to buy A's horse for 5,000. Both letters cross in the post. No contract is formed. Clear? नेक्स्ट चीज जो आपको बताई गई है दैट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के अंदर जो चीज अपन को बताई जाएगी, सिंपल तरीका काउंटर ऑफर समझने का है जब आप बार्गेन करते हैं। नाउ बार्गेन करना इज काउंटर ऑफर, दैट इज आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं बट आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। आपने कहा कि ठीक है सर, मैं गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीद लूंगा बट मैं पेमेंट 2 टुकड़ों में करूंगा। सो आपने एक्सेप्टेंस तो कर लिया बट वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ एंड अभी तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होता है जब वो अनकंडीशनल होता है। सो अब आपने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया, अब एक्सेप्टेंस मुझे देना पड़ेगा, पार्टीज का रोल काउंटर ऑफर में चेंज हो जाता है। अब काउंटर ऑफर का मीनिंग जो आपको बताया गया है, व्हेन द ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर
introduces new terms or alters the original terms, it is counter offer. A counter offer terminates the original offer and acts as a new offer. Example, A offers to sell his car for rupees 3 lakh. B replies, I will buy it for 2.5 lakh. This is an counter offer and not acceptance. नेक्स्ट आपको बताया गया है स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर, यानी एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है. आप चाहे तो उसका एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दे सकते हैं, अदरवाइज वो लैप्स माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज प्रोक्योर करने के लिए, परचेज करने के लिए आपका टेंडर निकाला कि जो भी इंटरेस्टेड है ये चीज हमको सप्लाई करने के लिए अगले 10 दिन के अंदर अपना बिड सबमिट करे, सो दैट इज योर स्टैंडिंग ऑफर, क्योंकि वो 10 दिन के लिए वैलिड है. An offer that remains open for a certain period and can be accepted multiple times until withdrawn or the time expires. Mostly used in tenders and supply contracts. Example, a company invites tenders to supply stationery for 1 year. B submits a tender agreeing to supply whenever required at fixed rates. Each order placed during the year is acceptance, forming a separate contract. But वो valid कितने टाइम के लिए रहेगा? 1 साल के लिए valid रहेगा. नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, यानी ऑफर वैलिड कब माना जाएगा. अभी तक आपने डिस्कस करा अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑफर, बट ऑफर भी वैलिड कब माना जाएगा वो चीज आपको बताई जाएगी. सबसे पहला ये कॉमन पॉइंट जो अपन ने ऊपर भी देखा था, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सोशल डोमेस्टिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट. मैंने आपको बोला गाड़ी बेचना चाहता हूं, आपने पूछा कितने में, मैंने कहा अच्छे खासे अमाउंट में बेचना चाहता हूं. अब अच्छी खासी अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है. हो सकता है मेरे लिए अच्छी खासी अमाउंट 1 करोड़ रुपए है, आपके लिए अच्छी खासी अमाउंट 1 लाख रुपए है. तो क्लियर एंड डेफिनेट होनी चाहिए ऑफर जो भी आप दे रहे हैं. The terms of the proposal must be clear, definite and unambiguous, यानी confusing नहीं होनी चाहिए. Uncertainty renders it void under section 29. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होना चाहिए, यानी जिसको आप ऑफर दे रहे हो अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा. इसका केस लॉ अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. अब इसमें हुआ ये, एक मालिक के नेफ्यू गुम हो गया, उसने कोशिश करी उसको ढूंढने की, नहीं मिला, तो उसने अपने हेल्पिंग स्टाफ को, सर्वेंट को भेजा ढूंढने के लिए. वो भी काफी समय तक ढूंढ नहीं पाया. उसके बाद अनाउंस करा आपने एक रिवॉर्ड की, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढकर लेकर आएगा मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको हैंड ओवर करूंगा. अल्टीमेटली उसका सर्वेंट ही उसके नेफ्यू को ढूंढकर आया एंड सर्वेंट को बाद में पता चला कि ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था, तो वो अपने मालिक से रिवॉर्ड क्लेम करने गया. मालिक ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया. रीजन बीइंग, जब ऑफर दिया गया था तब वो प्रेजेंट नहीं था, तो उसको ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं. तो जब ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो आप एक्सेप्टेंस भी उसका नहीं दे सकते. सो सर्वेंट वाज नॉट इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड एज ही वाज अनअवेयर ऑफ द ऑफर व्हेन द एक्ट वाज बीइंग परफॉर्म्ड. नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, यानी सामने वाली पार्टी का जवाब लेने के इंटेंशन के साथ अगर आपने ऑफर दिया है तो ही वो वैलिड ऑफर माना जाएगा. आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई एंड आप आगे चल दिए तो वैलिड ऑफर नहीं है. द प्रपोजल मस्ट बी मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अदर पार्टीज कंसेंट, नॉट मेयरली मेकिंग अ डिक्लेरेशन और इन्विटेशन. मे बी स्पेसिफिक और जनरल, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. स्पेसिफिक का मतलब टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जनरल का मतलब टू पब्लिक एट लार्ज. केस लॉ उसका आपका हो गया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स. नेक्स्ट आ जाता है इट मे बी कंडीशनल. इट मे बी कंडीशनल का मतलब ये हो जाता है आप चाहें तो कुछ टर्म्स कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एडवांस अगर आपको मुझे देना है तो आपको एडवांस ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा या कैश में देना पड़ेगा. तो जो टर्म्स कंडीशन मैंने बताई है उस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस ऑफर पूरा करना पड़ेगा. नेक्स्ट, offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. An offer cannot provide that offeree does not reply or remain silent, it would be treated as acceptance.
यानी आप जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ऑफर में आप ये चीज इंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आप ये चीज खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो, ये वैलिड ऑफर के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब ओरल और रिटर्न, इम्प्लाइड यानी बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट आ जाता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मुझे ऑफर देने के लिए, मैंने आपको ऑफर दिया नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहां पर आप मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, दैट इज नॉट एन ऑफर बट दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। अब उसमें से जो आपको कंज्यूम करना है वो आप रेस्टोरेंट के वेटर को बताते हैं या मैनेजर को बताते हैं कि मुझे ये चीज कंज्यूम करनी है, तो वो आपने उनको ऑफर दिया, एंड अगर वो मान लेते हैं तो एक्सेप्टेंस हो जाता है, फिर जो बिल बनता है अकॉर्डिंगली वो आपको पे करना पड़ता है। एन ऑफर is a proposal made with an intention to obtain assent of the other party and create legal obligation. Invitation to offer का मतलब क्या हो जाता है, an act of inviting others to make an offer. Reason the person making it is not bound to accept, it is only a preliminary step, यानी first step ये माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो, टेंडर नोटिस, ऑक्शन कैटलॉग्स, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर आती है। केस लॉ आपको बताया गया है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। गुड्स ऑन शेल्फ और ऑन इन्विटेशन टू ऑफर द कस्टमर मेक्स एन ऑफर एट द कैश काउंटर। अब दुकानदार चाहे तो देने से सामान मना भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑफर नहीं दिया, उन्होंने आपको इन्विटेशन टू ऑफर दिया है। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, यानी आपने सामने वाले को बोला कि मैं ये चीज बेचना चाहता हूं, आप कितने में खरीदना चाहोगे, यानी मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मुझे ऑफर दें, तो वो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हो जाता है जिस इंसान को ऑफर दिया गया अगर वो हाँ कर देता है, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। दैट इज अ पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Acceptance is to an offer what a lighted match is to a train of gunpowder, यानी अगर बारूद से भरी हुई कोई गाड़ी जा रही है तो उसको अगर आपने एक माचिस की तीली लगा दी तो आपकी सारी जिम्मेदारी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज ट्रेन ऑफ गन पाउडर रिप्रेजेंट्स एन ऑफर, जब तक वो नॉर्मल है, चल रहा है, जिस टाइम आपने उसमें तीली लगा दी, एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अब आप विड्रॉ उसको नहीं कर सकते। लाइटेड मैच रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेंस, वंस यू अप्लाई द मैच टू द गन पाउडर एन एक्सप्लोजन फॉलोज इमीडिएटली, यू कैन नॉट स्टॉप इट। Similarly, once a valid acceptance is made, the offer instantly turns into a binding contract. अब दोनों पार्टी विड्रॉ नहीं कर सकती, अगर विड्रॉ करेंगे तो उसका हर्जाना या खामियाना आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसा अपन ने ऑफर के केस में असेंशियल्स पढ़े कि वैलिड ऑफर कब माना जाएगा, उसी तरीके से अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वैलिड एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा। सबसे पहली चीज जो अपन को बताई गई है, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी और इज ऑथराइज्ड एजेंट, यानी जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है या उसके बिहाफ पे उसका ऑथराइज्ड एजेंट ही दे सकता है आपका वैलिड एक्सेप्टेंस, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी बिना कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज करे अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो काउंटर ऑफर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। As per section 7 clause 1, the acceptance must be unconditional and in complete consonance with the terms of the offer. Any variation on condition constitutes a counter offer which terminates the original offer. Acceptance must be communicated, यानी आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ ये गाड़ी तो मैं खरीदना चाहता हूं, बट आपने मुझे नहीं बताया, तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इट शुड बी कम्युनिकेटेड। जिस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, इन द सेम वे एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मेयर मेंटल रिजॉल्व टू एक्सेप्ट
does not constitute acceptance. It must be communicated to the offerer either expressly or impliedly. Silence cannot be treated as acceptance unless otherwise agreed. It must be made in prescribed mode. अगर मैंने आपको बोला लेटर भेजना पड़ेगा, अगर आपको एक्सेप्टेंस करना है तो आपको लेटर भेजना पड़ेगा, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. एंड अगर उस तरीके से आप नहीं दे रहे एक्सेप्टेंस, आपने लेटर नहीं भेज के ईमेल भेज दिया, बट स्टिल मैंने अगर उसको मान लिया वैलिड, तो लेटर ऑन इस बेसिस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता. इफ द प्रपोजल prescribes a specific mode of acceptance, it must be accepted in that manner. If acceptance is made in some other mode, the proposer may insist on the prescribed mode provided he objects within reasonable time. Next, acceptance within prescribed or reasonable time, यानी अगर टाइम मेंशन्ड है तो आप उस टाइम में एक्सेप्टेंस दे देंगे. फॉर एग्जांपल ऑफर 1 महीने के लिए वैलिड है तो आपको एक्सेप्टेंस भी 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा. या फिर रीजनेबल टाइम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस डिफर करेगा, कहीं पे भी वो डिफाइंड नहीं है. इफ द प्रपोजल स्पेसिफाइज अ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन दैट पीरियड. In the absence of such specification, acceptance must be given within a reasonable time depending upon the circumstances of the case. Acceptance offer lapse होने से पहले आपको देनी पड़ेगी. Acceptance must be made before the offer is revoked, यानी cancelled, rejected और lapses by effects of time, यानी टाइम की वजह से वो कैंसिल हो गया, और डेथ ऑफ द प्रपोजर, यानी जिसने आपको ऑफर दिया था वो मर गया, ऑफर खत्म हो गया, तो अब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द नॉलेज ऑफ ऑफर, यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की, तभी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं. आपको पता ही नहीं ऑफर के बारे में तो आप एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते. द एक्सेप्टर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. केस आपका दे रखा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त वाला, जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के अंदर नो नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड, नो वैलिड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट शो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. सोशल डोमेस्टिक के अंदर ये इंक्लूड नहीं किया जाता. एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. सेम अपन ने ऑफर भी पढ़ा था. आपको मैंने ऑफर दिया, आपने बोला कि मोस्टली तो मैं सोच रहा हूं कि गाड़ी खरीद लूं, बट मैं आपको कल तक बताऊंगा. तो आपने एक्सेप्टेंस दिया किस चीज के लिए, कि आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, इज नॉट कंक्लूडेड टू बी अ फाइनल एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने लिए आ जाती है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. अब ऑल्दो ये टॉपिक इतना रेलेवेंट नहीं है, रीजन बीइंग ये रेलेवेंट तब था जब आप कम्युनिकेशन सब चीजों का लेटर एंड पोस्ट के थ्रू करते थे. उसमें टाइम पीरियड लगता था लेटर पोस्ट करने से लेकर जब तक आपके पास पहुंचता है तब तक के बीच में. नाउ सारी चीजें अपन इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या किसी और भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या कॉल कर लेते हैं, तो वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है. तो ये पॉइंट्स इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एक्ट में मेंशन्ड है तो अपन को पढ़ने पड़ेंगे. सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड. यानी मैंने अगर आपको कोई चीज भेजी है तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब आपकी नॉलेज में वो चीज आई है. इट मे बी डन बाय लेटर, पोस्ट, ईमेल, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स एक्सेट्रा. कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. दो पार्टीज होती हैं, ऑफरर एंड ऑफरी. ऑफरर जो ऑफर देता है, मैंने आपको ऑफर भेजा, मैं ऑफरर हो गया, आप हो गए ऑफरी. मैं अगर आपको ऑफर भेज रहा हूं तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आपकी नॉलेज में वो इंफॉर्मेशन आ गई. अब मैंने आपको आज लेटर भेजा, आपको 3 दिन बाद मिला, एंड उसके भी 2 दिन बाद आपने वो लेटर को पढ़ा, तो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आपने लेटर पढ़ा. X sends an offer letter to Y on 10/12/2023, receives on 12, एंड कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? अपन अज्यूम करके चल रहे सेम तारीख को उसने पढ़ लिया, तो 12/12/2023 को कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस
इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? अभी आपने ऑफर की बात करी, अब आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर आपको बताया गया इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर when acceptance is put into the course of transmission so as to be out of the acceptor's control। यानी आपने लेटर पोस्ट कर दिया, आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, मेरी तरफ से वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। एंड आपकी तरफ से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब मेरी नॉलेज के अंदर आएगा। Y post the letter of acceptance on 15/10/2023, X receive on 18/10। जो प्रपोजर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया? 15 को, जब आपके कंट्रोल से, यानी मैंने आपको ऑफर दिया था, आपने मुझे एक्सेप्टेंस भेजा। मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आपके कंट्रोल से लेटर बाहर चला गया, आपने पोस्ट ऑफिस में दे दिया, दैट इज 15 तारीख को। एंड आपके एंड से कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? जब मेरे नॉलेज के अंदर लेटर आया, यानी 18 तारीख को। सेम नेक्स्ट जो आपको चीज बताई गई है दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन का बेसिक मतलब हो जाता है कैंसलेशन। अभी तक आप ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे थे, बट अगर आपको कैंसलेशन करना है अब, तो कब कंप्लीट माना जाएगा? रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी जो कैंसिल कर रहा है जब उसने ट्रांसमिशन में डाल दिया एंड दूसरे इंसान के पास जब उसकी नॉलेज में आया। X sends a revocation letter on 14 and Y receives on 17। so X के अगेंस्ट में कंप्लीट कब हो गया? 14 तारीख को, और Y के अगेंस्ट में कंप्लीट कब हुआ? 17 तारीख को। so that is related to your revocation। Revocation of proposal and acceptance। a proposal that is offer may be revoked at any time before acceptance। reason, मैंने आपको ऑफर भेजा, आपके एक्सेप्टेंस से पहले मैं मेरे ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब मेरे लिए रिवोकेशन इतना आसान नहीं है। इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड। अब दूसरा सिनेरियो आया कि आप एक्सेप्टेंस कब कैंसिल कर सकते हैं? अनटिल अनलेस मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचा, उससे पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। मेरे पास एक्सेप्टेंस पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसको रिवोक करना इतना आसान आपके लिए नहीं हो पाएगा, फिर वो ब्रीच की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब इसका एक शॉर्ट समरी आपको दे रखा है। ऑफर का मतलब हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है? प्रपोजर के केस में जब पोस्ट करा, एक्सेप्टर के केस में जब रिसीव करा। किसने रिसीव करा? प्रपोजर ने। रिवोकेशन अगेंस्ट द सेंडर, जब आपने डिस्पैच कर दिया, और जिसको रिसीव करना है जब उसने रिसीव कर लिया, तब रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। सो ये होता है अपना एक पहला चैप्टर ऑफ आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पर खत्म। इसके अंदर अपन को बेसिक्स बताए गए सारी चीजों के। आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर अपन और चीजें डिस्कस करेंगे अराउंड। सबसे ज्यादा वेटेज आपके पूरे करिकुलम सीएमए फाउंडेशन के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रहने वाला है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।